So the next question is, a patient is brought to the emergency in comatose state with respiratory depression, pinpoint pupils. He is diagnosed as a case of morphine overdose. Name drugs used for the treatment of morphine overdose. Classify opioid analgesics on basis of ratio of agonist to antagonists. Enlist clinical uses of morphine. This is a very simple question, बल्कि easy questions में count होते हैं. Why? क्योंकि देखो कि उन्होंने पहले आपको सिनेरियो बताया जो कि टिपिकल ट्रायड है, कोमाटोस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड पिनपॉइंट प्यूपल्स. यू नो दैट दिस इज अ ट्रायड ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज. फिर उसने आपको बता भी दिया कि इट इज मॉर्फिन ओवरडोज. इवन अगर वो आपको ये ना भी बताता तब भी ये क्वेश्चन वैलिड था कि आपसे पूछा जा सकता था कि आप कंडीशन भी का नाम भी ना बताते. दिस इज सो डायग्नोस्टिक एंड सो करेक्टरिस्टिक कि इसमें अगर देयर आर चांसेस कि अगर ड्रग का आपको नाम भी ना बताया जाए तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. देन अब पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि आपने सिर्फ नेम करना है उन ड्रग्स को. तो नेम का जो पार्ट है, जब आप मिनी कार्डजिंग में ही ओपियोइड एंटागोनिस्ट का जो सेक्शन है उसको देखते हो, सो द ड्रग्स हैव बीन नेम्ड हियर एंड दे आर यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज. उसके बाद उनकी डिटेल्स भी बताई हुई है कि आईवी दी जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन किसका है, लॉन्ग ड्यूरेशन किसका है, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज आपसे सिर्फ नेम्स ऑफ द ड्रग्स पूछे गए हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ एगोनिस्ट टू एंटागोनिस्ट. अगेन जो एग्जामिनर है ना उसने बहुत खोल के क्लैरिफिकेशन आपको दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. यहाँ भी ये तो बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि आप एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के इफेक्ट बताओ. तो आपके पास एगोनिस्ट है व्हिच आर स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक, एंड यू हैव मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, एंड देन यू हैव द प्योर एंटागोनिस्ट. अगर यहाँ पे ये भी लिख दिया जाता है क्लासिफाई ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, तो आप फिर भी अगर आप स्ट्रेंथ की भी बात करते तो तब भी आपको उनकी यही क्लासिफिकेशन देनी थी, जो कि कंफ्यूजिंग टर्म है लेकिन वेग टर्म है और अक्सर एग्जाम्स में दे दी जाती है. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड, क्योंकि रिसेप्टर वाइज तो कोई इफेक्ट आपसे पूछा नहीं गया, वरना आप रिसेप्टर वाइज कहो कि जी म्यू रिसेप्टर पे ये करती है, या डेल्टा पे ये करती है, कैपा पे ये, एंड दैट आई हैव नेवर सीन एनीवन आस्किंग. वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, ये तो नाम से पता चल जाता है कि आपने इस पे कौन सी क्लासिफिकेशन लिखनी है. द नेक्स्ट पार्ट इज एनलिस्ट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ मॉर्फिन. अच्छा, अब ये भी बहुत ही वेल डिस्क्राइब्ड है मिनी कार्ड्स. इतने अच्छे सारे यूजेस लिखे हुए हैं और आपको तो सिर्फ इनलिस्टिंग कही है, जैसे वो यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई है वैसे का वैसा भी आगे लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. देयर इज नो कंफ्यूजन हियर. नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफ फिनोमेना बाय Levo-2. गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड व्हाट आर द थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. अच्छा, ऑन एंड ऑफ फिनोमेना को अगर आप देखो ना तो मिनी कार्डजिंग ने उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और लिपिनकॉर्ट ने भी अच्छी दी हुई है. जहां से आपको लगता है कि आप उसको पढ़ के बेटर अंडरस्टैंड करके रिप्रोड्यूस कर सकते हो, वहां से आप उसको ले लो. जिसकी वर्ड्स की सिलेक्शन आपको बेहतर लगती है, चूज दैट. लिपिनकॉर्ट आपको एक बेसिक बता देता है कि देयर आर सर्टेन ऑफ पीरियड्स जिसमें रिस्पॉन्स टू द ड्रग नहीं आता और एकाइनेजिया हो जाता है, फॉलोड बाय देयर आर ऑन पीरियड्स जिसमें इम्प्रूव मोबिलिटी हो जाती है लेकिन कुछ डिस्काइनेसियाज आ जाते हैं. इसको हम ऑन एंड ऑफ फिनोमेना कहते हैं. अब बिकॉज उन्होंने सिर्फ आपसे ऑन एंड ऑफ फिनोमेना नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि शॉर्ट नोट लिखें, तो फिर आप डिस्क्राइब करोगे कि ऑन एंड ऑफ फिनोमेना होता क्या है. फिर आप ये डिस्क्राइब करोगे कि आप ऑफ पीरियड्स में उसको एपोमॉर्फिन दे सकते हो, समटाइम्स आप उसको ड्रग हॉलीडेज दे सकते हो, और उसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपको एडजंक्ट्स उसके साथ ऐड कर दो. जैसे आपकी कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स हैं तो आप उनको ऐड करके रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशंस को डिक्रीज कर सकते हो. सो दिस मोर और लेस कवर्स द होल आंसर हियर. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मिसिंग रह गई हो. द नेक्स्ट पार्ट इज गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. अच्छा, ये भी ट्रिकी सा क्वेश्चन है इसलिए कि किसी भी जगह पे कोई बहुत एक ही जगह पे डिस्क्राइब नहीं है. मिनी कार्डजिंग रिलेटिवली बेहतर डिस्क्राइब करता है इसको कि दीज ड्रग्स आर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. ये इंपॉर्टेंट बात है. व्हाट आर दे ब्लॉकिंग? दे आर ब्लॉकिंग द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लॉकेड सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन का जो रीअपटेक है इनटू द साइनेप्स वो प्रिवेंट हो रहा है एंड देयर इज मिनिमल इफेक्ट ऑन द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एंड इट डजंट इवन ब्लॉक एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. तो ये इतना भी अगर आप लिख दो इसके लिए तो ये काफी है. इंपॉर्टेंट बात जिन चीजों पर आपने फोकस करना है जिसके की में एग्जामिनर ने मार्क्स रखे होंगे, एलोस्टेरिक इनहिबिशन मेंशन किया कि नहीं किया, सेरोटोनिन रिसेप्टर का नाम मेंशन किया कि नहीं किया, ये पॉइंट मेंशन किया कि ये सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन का रीअपटेक कराएगी और नॉरएपिनेफ्रिन का नहीं कराएगी बिकॉज दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन मैकेनिज्म फ्रॉम द अदर एंटीडिप्रेसेंट्स. और फिर ये बताना कि बिकॉज ऑफ इट्स सिलेक्टिविटी ये बाकी जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक नहीं करती है. सो दिस नाउ कवर्स द कंप्लीट आंसर. द नेक्स्ट पार्ट इज द थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. यहाँ पे मैंने आपको
लिपिनकॉर्ट का स्क्रीनशॉट इसलिए दिया है कि उसने एक जगह में थोड़े से पैराग्राफ में बहुत सारे यूजेस लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मिनी कार्डजिंग में नहीं लिखे हुए, मिनी कार्डजिंग में भी लिखे हुए, लेकिन मिनी कार्डजिंग में खुद से उसको अंडरलाइन कर करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर इसके साथ ही एक लिस्ट बना लेते हो तो दिस मेक्स द कंप्लीट लिस्ट के SSRIs जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एंड बुलिमिया नर्वोसा के लिए यूज किए जाते हैं। दिस इज सच एन एग्जॉस्टिव लिस्ट के इस इतने यूजेस आप लिख दोगे, देयर इज नो चांस कि आपने कोई मिस किया हो। ये यहाँ लिपिनकॉर्ट से इसको देख लो। अदरवाइज द आंसर इज आल्सो प्रेजेंट इन मिनी कार्डजिंग, बट यू विल हैव टू स्ट्रक्चर इट योरसेल्फ. Mr. Ahmed has Parkinsonism. He is taking a combination of levodopa and carbidopa. Describe the action of levodopa and justify the combination of drugs. Again, जब मैं repeatedly ये बात कर रही हूँ कि लिपिनकॉर्ट आपको word selection बहुत अच्छी देता है, which is easy to remember and easy to rewrite by yourself. तो इस question का तो answer as well as pictorial illustration लिपिनकॉर्ट में जबरदस्त है। by जबरदस्त I mean perfect है, कोई ऐसा point नहीं है जो इसमें मिस किया गया हो, and highly recommended है कि आप यहाँ से इसको पढ़ो। Describe the action of levodopa, वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ कर देता है कि levodopa immediate आपका प्रिकर्सर है और वो जाके CNS में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और डोपामीन अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन it has to be given with carbidopa because carbidopa is going to block the dopamine decarboxylase peripherally ताकि levodopa की availability to CNS increase कर जाए। With carbidopa you have to give lower doses of levodopa जिसकी वजह से उसके peripheral side effects भी decrease कर जाए। This is a complete comprehensive answer. तो इसको आप यहीं से प्रिपेयर करें और इसको वेल प्रिपेयर करें because again this is a very commonly asked questions in the exams and in the vivas. The next part says identify the adverse effects of levodopa and describe fluctuation in response. Adverse effects अगर आप मिनी कार्डजिंग में देखो पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, लेकिन हेडिंग वाइज ऑर्गन्स की हेडिंग्स दी हुई हैं, बट इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि सबसे पहले उन्होंने आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स दिए हैं और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स दे दिए हैं, CNS एडवर्स इफेक्ट्स दे दिए हैं और उसके बाद उन्होंने आपको बिहेवियरल साइड इफेक्ट्स दे दिए हैं। देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन, बहुत सीक्वेंशियल आपको समझ आ जाती है। हेडिंग्स खुद डाल लो तो भी बहुत आसान है। हमने इससे पिछला पार्ट लिपिनकॉर्ट से किया। इवन इन लिपिनकॉर्ट द आंसर इज वेरी वेल रिटन, आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट फॉर द ईज यहाँ पे मेरे पास ऐड करना आसान था तो मैंने मिनी कार्डजिंग का आंसर आपके लिए ऐड कर दिया है। लिपिनकॉर्ट का आंसर is elaborate over 1 or 2 pages, तो वहां से भी करना चाहो तो that is equally fine। बातें सारी सेम लिखी हुई हैं, उसने थोड़ी सी illustrations दे दी हैं, साथ में हेडिंग्स बना दी हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा किया है, जैसे लिपिनकॉर्ट करता है कि वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन देता है हर चीज की, तो वो भी बहुत बिल्कुल ठीक है। सो विच एवर इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, रिकॉल एंड रीराइट, आप वहां से ले सकते। The third part is what are the advantages of selective serotonin reuptake inhibitors over tricyclic antidepressants? अच्छा, इसका आंसर भी लिपिनकॉर्ट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी तो एक पार्ट तो मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर। स्पेसिफिक जो प्राइम डिफरेंस है ना, वो क्या है कि जो आपके SSRIs हैं वो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं और हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो वाइड एरे ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स है जो आपको TCAs के साथ मिलता है वो आपको फिर SSRIs के साथ नहीं मिलता। दैट इज द रीजन कि SSRIs की कंप्लायंस और सेफ्टी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू TCAs, एंड SSRIs हैव नियरली डोमिनेटेड एज बीइंग द एंटीडिप्रेसेंट्स। एक और, अब लेकिन इतना आंसर अगर आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर की की में इससे ज्यादा होगा। अब वो जो ज्यादा वाला पार्ट है ना, दैट इज अ ह्यूज टेबल इन मिनी कार्डजिंग एंड लिपिनकॉर्ट, वो इसी के प्रोसीडिंग है बिल्कुल, कि आप देखोगे कि देन मस्कुलिनिक इफेक्ट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, इन्हीं तीनों बातों को हेडिंग्स बना के लिख दो कि दीज आर द एडवांटेजेस कि सेरोटोनिन जो है वो मस्कुलिनिक को ब्लॉक नहीं कर रहा, हेंस देयर इज नो ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, तरह के आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे। अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं कर रहा, देयर इज नो सेडेशन, देयर इज नो हाइपोटेंशन, आपके सारे कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स नहीं आ रहे। हिस्टामिन को ब्लॉक नहीं कर रहा, देयर इज नो सेडेशन, देयर इज नो एपेटाइट डिस्टर्बेंस। ये इस तरह की बातें लिख दो, उसमें थोड़ा एक को डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। The next question is again a repetition, but because it is repeatedly asked, तो मैंने उसको दोबारा यहाँ पे डाल दिया। What are the adverse effects of levodopa? Describe the fluctuation of response. पूरा question सिर्फ यही है। फर्क ये है कि पहले it was one part of the question. Now this is the whole question. That means the examiner demanding a lot more detail here. यहाँ पे it is imperative कि आप heading बनाओ,
एडवर्स इफेक्ट्स की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम डिस्क्राइब करो उसको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्ट्स डिस्क्राइब करो, सीएनएस सिम्टम्स डिस्क्राइब करो, बिहेवियरल सिम्टम्स डिस्क्राइब करो उनको डिटेल में। उसके बाद फ्लक्चुएशन ऑफ रिस्पॉन्स, अगेन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फ्लक्चुएशन ऑफ रिस्पॉन्स आपको ऑन ऑफ पीरियड्स में मिलती है, उसकी रीजन प्रोलॉन्ग थेरेपी है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, और उसके ट्रीटमेंट में आप एपोमॉर्फिन, कॉम्ट इनहिबिटर्स एक्सेट्रा दे सकते हैं टू temporarily improve that time. A 15-year-old girl is a known case of epilepsy on drug X for 2 months. She presents to the GP with complaints of hirsutism, bleeding, and swelling of gums. Identify this drug and describe its mechanism of action. Identification तो आपको typical symptoms हैं कि एक epilepsy का patient है, और अगर gums की बात आ जाए तो कंफ्यूजन रह ही नहीं जाता। आपका डायरेक्ट आंसर फेनेटोइन है यहाँ पे, इजी टू गेस, कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। और उसका मैकेनिज्म जो आपकी मिनी कैटजिंग में डिटेल है मैंने वो भी यहाँ मेंशन कर दी है, जो आपको प्राइमरीली ये देती है कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स है सच एज फेनेटोइन, वो आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही हैं इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स, और ये रेट डिपेंडेंट एक्शन है कि आपका ब्लॉक इंक्रीज हो जाता है इन द एरियाज वेयर देयर इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोनल डिस्चार्ज, और ये रिजल्ट है बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड स्टेट्स। अगर आप इस बात को अब पढ़ोगे तो अब आपको ये समझ आ जाएगी। पहले मैंने आपको इसलिए बिग कैटजिंग का स्क्रीनशॉट लगा के पूरी बात समझाई कि आपको सोडियम चैनल्स की स्टेट्स का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिवली फायरिंग न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे कौन सी स्टेट होती है, और उस स्टेट को आपकी ड्रग्स प्रेफरेंशियली ब्लॉक करती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो आपके सराउंडिंग नॉर्मल एरिया को ब्लॉक नहीं करती हैं, और इसी वजह से इन ड्रग्स को यूज डिपेंडेंट, स्टेट डिपेंडेंट भी कहा जाता है। And list the other side effects of this drug is also a very easy question, क्योंकि फेनेटोइन के साइड इफेक्ट्स मिनी कैटजिंग में भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन ये याद रखो कि उन्होंने अदर साइड इफेक्ट्स पूछे हैं। Now when they say other तो उसका मतलब है हिर्सुटिज्म नहीं लिखो, और ब्लीडिंग नहीं लिखो, और स्वेलिंग ऑफ गम्स नहीं लिखो। सो दैट मीन्स निस्टैग्मस, डिप्लोपिया, सेडेशन, अनीमियाज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, इंडक्शन ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये सारे लिख दो। वेल रिटन हेयर, और एक जगह पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, तो इट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू मेमोराइज दिस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में हमारे पास, पास्ट पेपर्स में जितने क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे उसमें दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Enlist general anesthetics which are used as IV in the IV form and describe the mechanism of action of local anesthetics. अब IV anesthetics की डिस्क्रिप्शन आपकी मिनी कैटजिंग में क्लासिफिकेशन में ही मिल जाती है। थोड़ा सा ये है कि अब आपने enlist करने हैं तो सिर्फ इतना नहीं लिखना जितना आपकी क्लासिफिकेशन में है। बारबिचुरेट्स हैं तो थायोपेंटिल आपने लिख दिया है, उसके साथ एक दो नाम और भी लिख दो जो आपके यूज हो रहे हैं। डिसोसिएटिव में आपने केटामीन लिख दिया, एटोमेडेट और प्रोपोफोल का नाम दे दिया। ओपियोइड्स में फेंटेनिल, सूफेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल, मॉर्फिन, 3-4 नाम लिखो। बेंजोडाइजेपीन्स में मिडाजोलैम लिख दिया, साथ में डाइजीपैम भी लिख दो, साथ में लोराजीपैम भी लिख दो, जो 2-3 यूज होते हैं। तो फिर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इतना भी लिख दोगे तो यू विल गेट अबव एवरेज मार्क्स, लेकिन जो फुल मार्क्स हैं वो आपके ज्यादा ड्रग्स लिखने पे मिलेंगे, बिकॉज द होल क्वेश्चन इज अबाउट इनलिस्टिंग द ड्रग्स। द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक का मिनी कैटजिंग में बहुत वेल डिस्क्राइब, उधर से कंप्लीट अच्छी तरह देख लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। इवन अगर ये क्वेश्चन आपको अकेला भी आ जाता है 6 मार्क्स का तो भी आपके लिए सफिशिएंट। यहाँ पे ये एक पार्ट है, एंड एज्यूम यही किया जा रहा है कि जो इनलिस्टिंग है वो अराउंड 4 मार्क्स की होगी, और जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का होगा। सो लोकल एनेस्थेटिक्स दे ब्लॉक द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स एंड दे रिड्यूस द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, देयरबाय प्रिवेंटिंग डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं और ब्लॉक करेंगे सोडियम चैनल्स को, बिकॉज ऑफ विच दे आर गोइंग टू इनहिबिट द न्यूरोनल फायरिंग एंड प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो दैट्स नॉट इनफ। यहाँ पे ये सारी कहानी बताना कि जो आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये वीक बेसिस हैं, एंड बिकॉज of their basic structure they are better absorbed in a basic medium because they have to be in the non-ionized uncharged form to be lipid soluble. Only then they will reach the intracellular side. And why is it important to reach the intracellular side of the sodium channel? Because जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है उसका जो है, जहाँ पे हमारी ड्रग ने एक्ट करना है, वो इंट्रासेलुलरली जाके अचीव होती है। वो बाहर से सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर सकती। इट हैज टू गो इनटू द सेल, देन बी कन्वर्टेड इनटू द आयोनाइज्ड फॉर्म, एंड दैट आयोनाइज्ड फॉर्म इज देन more effective in blocking the sodium channel. So both the ionized and the unionized forms are important
first you need the unionized form for absorption and then you need the ionized form for action. ये पूरी कहानी है, जब आप डिस्क्राइब कर देंगे तो फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. एंड चेरी ऑन टॉप, अगर आप ये मेंशन करेंगे, ये सारा स्टेट डिपेंडेंट है. जहाँ पे एक्टिवली फायरिंग न्यूरॉन्स होंगे वहां पे देयर विल बी मोर चैनल्स इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट, सो प्रेफरेंशियल ब्लॉकेड होगा चैनल्स का. तो ये फिर आपके जो है वो फुल कंप्लीट मार्क्स हो जाएंगे, इसमें आपको कोई पॉइंट रह नहीं जाएगा. Ma'am, there was an MCQ. Doctor is administering anesthesia to a patient, and he keeps a patient like talking to him while he's administering the anesthesia. So, what side effect or element of toxicity is he looking out for? अच्छा, और ऑप्शंस क्या थी आपके पास? The one that I do remember is tongue numbness और एक methemoglobinemia था. आपने ये लोकल एनेस्थीसिया का कहा है, जनरल एनेस्थीसिया का कहा है? This was for general anesthesia. तो जनरल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं ना, तो हमारी अटेम्प्ट ये होती है कि हम उसमें से जो स्टेज 2 है ना उसको रैपिडली पास करें. सो व्हाइल ही इज टॉकिंग टू द पेशेंट ना, उसमें 2-3 बातें होती है. नंबर 1, टू कीप द पेशेंट डिस्ट्रैक्टेड, ताकि पेशेंट का इस तरफ ध्यान ना जाए. नंबर 2, ऑब्जर्व कि वो कोई एकदम से जो है वो कंफ्यूजनल टॉक ना स्टार्ट हो जाए, हेलुसिनेटरी टॉक ना एकदम से स्टार्ट हो जाए जिससे लगे कि स्टेज 2 प्रोलॉन्ग हो रही. द मेन पर्पस इज टू इंश्योर that the patient passes stage 2 quickly. और जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो एकदम से एक्चुअली स्टेज 3 में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? when the patient while talking becomes drowsy and stops talking and sleeps. So this is why you are monitoring the patient while talking. Could you please explain the second gas effect? अच्छा देखो, सेकंड गैस इफेक्ट जिस तरह से है कि आप ना जो रिकॉल द जर्नल एनेस्थेटिक्स में हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड थी जो कि बहुत जो है ना उसकी स्पीड ऑफ इंडक्शन बहुत ज्यादा है. एंड ऑन द अदर हैंड वी have the halothane. Halothane is a better anesthetic as compared to nitrous oxide. लेकिन हैलोथेन की स्पीड बहुत स्लो है. आप ये देखो कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक बच्ची बहुत तेज भागती है और एक बच्ची बहुत स्लो भागती है, बट वी वांट कि हम दोनों को इकट्ठा पहुंचा दें, तो हम क्या करें? आप 3-legged रेस में उन दोनों को आप जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो इकट्ठा टीम बना. सेकंड गैस इफेक्ट कहता है कि आप पहले पेशेंट को नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं. नाइट्रस ऑक्साइड इतनी स्पीड में आपके लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाती है कि लंग्स में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. आप सोचो कि इतनी स्पीड से एक ड्रग ने लंग्स को खाली किया कि अभी पीछे से इंस्पायर्ड एयर लंग्स तक पहुंची नहीं है, लेकिन ड्रग जो है वो आगे ब्लड स्ट्रीम में चली गई है. इतनी ज्यादा इंडक्शन है उसकी. ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम सक्शन क्रिएट करेगा कि इंस्पायर्ड एयर, जो इंस्पायर्ड मिक्सचर है उसको स्पीड से खींचेगा क्योंकि वैक्यूम हो गया. तो आप देखो कि नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर पहले दिया जाता है, वो बहुत स्पीड के साथ लंग्स में से निकल के ब्लड वेसल्स में चला जाता है. लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. तो वो वैक्यूम जो है वो सक्शन करता है, प्रेशर क्रिएट करता है कि जो इंस्पायर्ड मिक्सचर है वो खींचता है उसको. अब ये जो अगला इंस्पायर्ड मिक्सचर आप देते हो ना, ये आप हैलोथेन का देते हो. हैलोथेन बाय इटसेल्फ उसको धक्के दे दे के अंदर भेजना पड़ता है. बाय दिस सक्शन प्रेशर दैट नाइट्रस ऑक्साइड हैज क्रिएटेड, एक वैक्यूम जो क्रिएट किया उसकी वजह से हैलोथेन हैज टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस. और उस बिकॉज ऑफ द सक्शन प्रेशर दैट इज क्रिएटेड, हैलोथेन इज जबरदस्ती एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय नाइट्रस ऑक्साइड. तो इसको हम कहते हैं सेकेंड गैस इफेक्ट. Also, fluoxetine का drug interaction with other drugs, let's say rifampin और warfarin, क्या drug interaction होगा? ऐसा इस तरह टेबल नहीं बना हुआ जैसे आप कह रहे हो, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ. लेकिन जो आप सेरोटोनिन वाला टेबल कह रहे हो ना, ड्रग इंटरेक्शंस वाला, वो चैप्टर नंबर 16 जिसमें सेरोटोनिन डिस्क्राइब्ड है ना, वो वहां पे भी बना हुआ है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन while preparing for this session ऑब्जर्व किया है कि, एंड आई थिंक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जामिनर जो कोई क्वेश्चन बना रहा होता है ना, उसने कोई स्पेसिफिक एक किताब सामने रखी होती है अनफॉर्चुनेटली, और वो स्पेसिफिकली वो चीज़ें पूछ रहा होता है जो उसमें लिखी होती हैं. वी कैन सी द ट्रेंड्स कि किसी ने पूरा बिग कार्डियन से बनाया होता है और किसी ने पूरा मिनी कार्डियन से बनाया होता है. आई हैव सीन वालों ने ज्यादातर लिपिनकॉर्ड से बनाया होता है. Also, मैम एक MCQ था in which they were asking कि which of the following is used to reverse mevaccurium toxicity, and दो options थी, एक था glycopyrrolate और एक थी neostigmine. So which one is the most appropriate agent? अच्छा जी, एक थी ग्लाइकोपायरोलेट और एक थी नियोस्टिग्मीन, और आपने ब्लॉक करनी है मीवाक्यूरियम की टॉक्सिसिटी विच इज अ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. आपका जो मेन प्रॉब्लम है, मीवाक्यूरियम इज ब्लॉकिंग योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक NM रिसेप्टर्स हैं. ठीक है. ग्लाइकोपायरोलेट इज अ प्योर एंटी मस्करिनिक ड्रग, M3 रिसेप्टर की वो ब्लॉकर है ग्लाइकोपायरोलेट. Yes. तो वो तो कोई एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी. नियोस्टिग्मीन
नंबर 1 एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर है, तो वो ओवरऑल एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगी एट ऑल द साइनाप्सिस, तो वो निकोटिनिक साइनाप्सिस पे भी एसिटाइलकोलिन एनहांस करेगी, ठीक है। नंबर 2, निकोटिनिक नियोस्टिकमीन हैज अ डायरेक्ट चैनल ब्लॉकिंग एक्शन एज वेल, तो ये भी उसका एक एक्शन है जिसकी वजह से वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को रिवर्स करती है, द सोडियम चैनल, सॉरी। मैम एक कोई ऐसी एंटीसाइकोटिक है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया दोनों को इफेक्टिवली ट्रीट करती हो? बेटा जो आपके जितने भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ट्रीट करते हैं। जो आपके टिपिकल्स हैं ना, वो आपके नेगेटिव्स को ज्यादा ट्रीट नहीं करते। जो आपके एटिपिकल्स हैं, जिसमें अगर आप कोई एक ड्रग का अगर नाम लो तो क्लोज़ापीन हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट एफिकेशियस, ऑल्दो इट हैज गॉट मेनी साइड इफेक्ट्स। इसकी वजह से न्यूअर ड्रग्स लाइक रिस्पेरिडोन और एरिपेप्राजोल ज्यादा दी जाती हैं, लेकिन रिफ्रैक्टरी केसेस को अभी भी क्लोज़ापीन दी जाती है, क्योंकि क्लोज़ापीन इज द बेस्ट एट मैनेजिंग द नेगेटिव सिम्टम्स, और पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, यही तो उनका मतलब एडिशनल पॉइंट है ना। कीमोथेरेपी के लिहाज से आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड्स टू द एंटीवायरल्स चैप्टर। डू यू थिंक आई नीड टू डू ऑल द डिटेल्स फॉर दैट फॉर एवरी ड्रग? जैसे लेट्स से हम एंटीबैक्टीरियल्स के लिए करते हैं, और विल लाइक अ कर्सरी रुक बी सफिशिएंट? एंटीवायरल्स और एंटीफंगल्स को अगर आप ग्रुप वाइज भी कर लोगे ना, एंटीफंगल्स में तो खैर आपको फिर भी कुछ ना कुछ ड्रग्स जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, एजोल्स है, अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। एंटीवायरल्स जो है ना, वो अगर आप ग्रुप वाइज कर लो कि हर्पीटिक कौन सी हैं और HIV कौन सी हैं और हेपेटाइटिस की कौन सी हैं, इन्फ्लुएंजा की कौन सी है, और उसे ग्रुप मैकेनिज्म्स कर लो, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। देखो ये हमारे पास जो सोडियम चैनल्स है ना, कहीं पे भी हों सोडियम चैनल्स, चाहे आपके हार्ट में हैं, चाहे आपके न्यूरॉन्स में हैं, जो सोडियम चैनल्स हैं ना, उनकी 3 स्टेट्स हैं। देयर इज अ रेस्टिंग स्टेट, देयर इज एन एक्टिवेटेड स्टेट एंड देयर इज एन इनएक्टिवेटेड स्टेट। हर सोडियम चैनल में ना हमारे पास गेट्स होते हैं, एक M गेट्स होते हैं, एक H गेट्स होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी मतलब मुझे ये रट्टे लगाने वाली चीज़ें पसंद नहीं है, और ये इस तरह से रट्टे मैंने कभी लगाए नहीं कि M क्लोज होगा H ओपन होगा, मैंने ऐसे कभी याद नहीं किया। याद आपने ऐसे करना है कि देखो रेस्टिंग स्टेट में द सोडियम चैनल इज क्लोज्ड बट रेडी टू ओपन। जैसे ही पोटेंशियल आएगी, कोई सफिशिएंट अगर यहाँ से सिग्नल इतना होगा कि जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सके, तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा स्टिमुलस आता है जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है, तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ओपन का मतलब ये है कि आपके सारे गेट्स खुल गए हैं and the sodium ions can move in. So this is the activated state or the open state of the sodium channels. इसमें ये जो मोमेंटरली आपका सोडियम चैनल ओपन होता है, इसमें आपका जो ऑफ शूट एक्शन पोटेंशियल का ये आता है, एकदम से स्पाइक आती है। जब ये स्पाइक आती है ना, तो आपकी पोटेंशियल मेम्ब्रेन की पॉजिटिव में चली जाती है। पॉजिटिव पोटेंशियल कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ योर सोडियम चैनल। अब ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में भी सोडियम चैनल क्लोज्ड है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनएक्टिवेटेड एंड द रेस्टिंग स्टेट? दोनों में सोडियम चैनल आपका क्लोज्ड है। रेस्टिंग में इट वाज क्लोज but it was ready to open and take up an action potential. Inactivated में the channel is closed and it is not ready to take an action potential no matter what. That means that the channel is in an absolute refractory period. अब ये क्यों है? Because these channels are voltage dependent. जब वोल्टेज नेगेटिव होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, तो चैनल के गेट्स इस स्पेसिफिक स्टेट में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेट, जिसमें इट इज क्लोज्ड बट इट विल ओपन व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेशोल्ड। जब चैनल जैसे ही थ्रेशोल्ड अचीव होता है, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है, तो चैनल के दोनों गेट्स ओपन हो जाते हैं। ये वोल्टेज सेंसिटिव है, वोल्टेज को जो है ना उसके अकॉर्डिंगली अपनी इसकी गेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो मेंटेन कर रहा है। नाउ एक्टिवेटेड में दोनों ओपन कर गए, अब जैसे ही उस पोटेंशियल से ऊपर गए और पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गए, तो पॉजिटिव पोटेंशियल कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ दिस चैनल। अब ये चैनल क्लोज हो गया है और इट विल नॉट ओपन, नो मैटर जितना मर्जी थ्रेशोल्ड से ऊपर सिनेप्सेस आ रहे हो, पोटेंशियल आ रहे हो, इसने ओपन नहीं होना। अब ये कब ओपन होगा दोबारा? जब आहिस्ता आहिस्ता मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगी और दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगी। जब ये दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगी, तो फिर आपका चैनल रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि आपके चैनल की रिकवरी हो गई। सो कंसिडरिंग दीज स्टेट्स ऑफ सोडियम चैनल, हमने ये कहा कि ऑल द सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स ब्लॉक द सोडियम चैनल प्रेफरेंशियली इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट। इनएक्टिवेटेड स्टेट को ब्लॉक करती हैं, रेस्टिंग को नहीं करती हैं। जहाँ पे भी ज़्यादा
न्यूरोनल फायरिंग हो रही होगी, जैसे एपिलेप्टिक फोकस है, जैसे कोई एरिथमिक फोकस है, कोई पेन कहीं से ओरिजिनेट कर रही है, जहाँ पे भी ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रही होगी वहाँ पे बार बार एक्शन पोटेंशियल्स फायरिंग हो रही होंगी और बार बार फायरिंग होने की वजह से इनएक्टिवेटेड आपके चैनल्स ज़्यादा होंगे। सो आपकी ड्रग स्पेसिफिकली उनको ब्लॉक करती है। जहाँ पे नॉर्मल रिदम है, जहाँ पे नॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी है, वहाँ पे आपके चैनल्स रेस्टिंग स्टेट में है, उनको आपकी ड्रग ब्लॉक नहीं करती, इसलिए आपकी ड्रग नॉर्मल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट नहीं करती। लेट्स एंड द सेशन हियर देन। थैंक यू।